हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पैशन एजुकेशन। होप आप सभी जम करके पढ़ाई कर रहे होंगे और आज तो संडे था तो आपने खूब जम के पढ़ाई की होगी। तो आइए फिर जुड़ जाते हैं हमारे वीकली करंट अफेयर के सेशन के लिए, जो कि कवर करने वाला है 26 से 31 अगस्त 2024 तक की करंट अफेयर को। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भीष्म क्यूब्स की। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि इंडिया विल प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू यूक्रेन बाय डोनेटिंग फॉर भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोगिता एंड मैत्री क्यूब्स। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोगिता एंड मैत्री, ये भीष्म का ही फुल फॉर्म है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, और उसी के तहत इंडिया क्या करने वाला है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है यूक्रेन को। किस तरीके से? 4 भीष्म क्यूब्स डोनेट करके। तो ये भीष्म क्यूब्स हैं क्या? भीष्म क्यूब इज़ अ पोर्टेबल मेडिकल हॉस्पिटल। ये क्या है? एक तरीके की पोर्टेबल मेडिकल हॉस्पिटल है, डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ अ भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोगिता एंड मैत्री। It is specifically designed to offer rapid and comprehensive medical assistance in emergency situations such as disaster hit region। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एयरलिफ्टेड हॉस्पिटल है, कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है और प्रोवाइड किया जा सकता है मेडिकल फैसिलिटीज़। एग्जाम्स में ऐसा आ सकता है कि इंडिया ने हाल ही में इनमें से किन देश को भीष्म क्यूब्स प्रोवाइड किए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कवर करता है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम रन कर 5 ईयर का इनिशिएटिव है, 2022 से 2027 तक। इट एम एट एनहांसिंग अडल्ट लिटरेसी अक्रॉस इंडिया बाय एनरोलिंग 1 crore लर्नर्स एज 15 एंड अबव ईच ईयर फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये जितनी भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये ईयर कितने साल का है वो सब पूछी जाती है, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए आप याद कीजिएगा। लिटरेसी एनकम्पास दी एबिलिटी टू, लिटरेसी के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, कब माना जाएगा कि कोई व्यक्ति लिटरेट है? सो व्हेन he or she has ability to read, write and compute with comprehension. It also include understanding, interpreting, creating critical life skills such as digital and financial literacy. फुल लिटरेसी कब मानी जाएगी? जब लिटरेसी रेट 95% तक का हो किसी स्टेट या यूटी का। क्राइटेरिया फॉर लिटरेसी सर्टिफिकेशन, तो हमारा जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है उसके तहत कोई भी नॉन लिटरेट पर्सन लिटरेट कंसिडर किया जाएगा अगर वो पास कर लेते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, इस तरीके का टेस्ट पास कर लेते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, लिटरेट माने जाएंगे। बिकॉज हमने अभी अभी देखा कि लिटरेट की डेफिनेशन क्या होगी। नेक्स्ट न्यूज़ बात कर रही है प्रोजेक्ट नमन के बारे में। द प्रोजेक्ट इंश्योर केयर एंड सपोर्ट फॉर वेटरनर एंड देयर फैमिलीज, एक्सटेंडिंग सर्विसेज टू मिलिट्री स्टेशन एंड सराउंडिंग लोकेलिटीज़। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर, वेटरनर एंड देयर फैमिलीज थ्रू स्ट्रीमलाइन्ड डिजिटल पेंशन सिस्टम कॉल्ड स्पर्श। तो प्रोजेक्ट नमन है, इसका मेनली फोकस रहने वाला है स्पर्श को इम्प्लीमेंट करने का। अब हम देख लेते हैं कि स्पर्श क्या है एक तरीके से। स्पर्श इज अ पोर्टल। स्पर्श इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन। राइट, तो यहाँ पे सैंक्शन और डिसबर्समेंट किस चीज़ के लिए? डिफेंस के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके पेंशन को सैंक्शन करने के लिए, डिसबर्स करने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार किया गया है। द पोर्टल प्रोसेसेस पेंशन क्लेम एंड क्रेडिट्स पेंशन डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट ऑफ डिफेंस पेंशनर विदाउट रिलाइंग ऑन एनी एक्सटर्नल इंटरमीडियरी। Our next news is about Unified Lending Interface. यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को डेवलप किया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा। तो ये याद रखना है आपको, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। क्या है इसका हेतु, क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ जैम, जनधन, आधार मोबाइल, दैट इज जैम, यूपीआई, यूएलआई, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है न्यू ट्रिनिटी की तरह, जो कि हमारे इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आगे ड्राइव प्रोवाइड करेगा। राइट, ULI aims to address significant unmet demand for credit in sectors like agriculture and micro, small and medium enterprise। तो ये क्या करने वाला है, एक तरीके से ये एड्रेस करेगा
जो क्रेडिट की डिमांड रही है, जिसको पूरी नहीं कर पाई गई है, ठीक है। इतने सारे हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, पर जो एग्रीकल्चर एमएसएमई की क्रेडिट की डिमांड को, क्रेडिट यानी लोन की डिमांड को पूरे नहीं कर पाए हैं, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे यूनिफाइंग लैंडिंग इंटरफेस को रेडी किया गया है। इट फैसिलिटेट्स द सीमलेस एंड कंसेंट बेस्ड फ्लो ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग लैंड रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस स्टेट्स टू लेंडर from multiple data service provider. So this was work of unified lending interface. फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने बैन किया है। सो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होते क्या हैं? So these are medication that combine 2 or more active ingredients into one form such as pill, capsule और injection, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ, तो उसके APIs जो होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, राइट, उसको क्या किया जाता है, एक ही फॉर्म में, एक ही के अंदर कंबाइन कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, it helps patient who need multiple medication like those with tuberculosis or diabetes by reducing the number of pills they need to take daily. This can improve their adherence to treatment. तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जैसे एक पेशेंट है जिसको 2 तरीके की बीमारियाँ हो गई है, 2-3 तरीके की, तो अब वो क्या करेगा कि यहाँ ट्यूबरक्लोसिस हो गया उसको, तो कितने अलग अलग प्रकार की उसको दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो यहाँ पे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, उन 2 दवाइयों का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कंबाइन कर दिया जाता है और उसको एक बना दिया जाता है। दिस रिड्यूस मल्टीपल मेडिकेशन फॉर पेशेंट। बट कुछ रिसर्च हुई और उस फाइंडिंग में पता चल रहा है कि वो उतना बेनिफिशियल नहीं रह रहा है और क्योर भी नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ही गवर्नमेंट ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को बैन किया था और इससे ये आज न्यूज़ में है। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि फ़िक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। सो हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लाइफ एंड लिविंग लिगेसी ऑफ गुरु पद्मसंभा, आई एम सॉरी अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो ये एक तरीके का कॉन्फ्रेंस हुआ है। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ कंडक्ट किया गया है, नालंदा बिहार में। बुद्धिज़्म को लेकर के हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा ज़्यादा जागरूक होना चाहिए और ऐसे कॉन्फ्रेंस वगैरह जहाँ पे भी हो रहे हैं उसकी लोकेशन अच्छे से याद रखनी चाहिए। जो गुरु हैं, ही इज़ हाईली रिवर्ड फिगर इन टिबेटियन बुद्धिज्म एंड इज ऑफन regarded as second Buddha due to his significant role in spreading Buddhism throughout Tibet and Himalayan region। कहा जाता है कि जो वज्रयान बुद्धिज़्म है, एक प्रकार बुद्धिज़्म का एक जो थॉट आई है, एक जो अलग से, तो वो वज्रयान बुद्धिज़्म इन्हीं गुरु के द्वारा लाया गया था, इन्हीं गुरु के द्वारा, इन्हीं की फिलॉसॉफी है वो। सो या रूमी 1 मिशन, RHUMI 1 मिशन, ये इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ऐसा आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये जो न्यूज़ में ये जो चीज़ चल रही है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट तैयार किया गया है। इट वॉज डेवलप्ड बाई तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद मार्टिन ग्रुप। द रॉकेट वॉज लॉन्च फ्रॉम अ मोबाइल प्लेटफॉर्म इन तिरुवंधानी, चेन्नई। ओके, सो हम नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू रामसर साइट। तो हाल ही में इंडिया के अंदर से 3 नए रामसर साइट डेजिग्नेट किए गए हैं। दिस इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन अ कंट्री टू 85, यानी अब कितने टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट हो गए हैं, 85। द कंबाइंड एरिया कवर्ड बाय दिस साइट्स हैव नाउ रीच्ड एन इम्प्रेसिव 1358068 हेक्टर्स। तो सबसे पहले वो जो 3 साइट्स हैं हम उनको देख लेते हैं। तो पहली साइट जो हमारी है वो है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, लोकेटेड है तमिलनाडु में। द सेंचुरी इज नेम्ड आफ्टर किंग नंजरायन हु हिस्टोरिकल रीस्टोर्ड द लेक। इट इज़ लोकेटेड ऑन अ बैंक ऑफ नोयल रिवर। किस बैंक पे ये लोकेटेड है, नोयल रिवर। अभी हाल में जो रामसर साइट डेजिग्नेट किए गए हैं और दिए जा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये वो रामसर साइट है जो करंट न्यूज़ में चल रहे हैं। जो हमारी सेकेंड साइट है खजुवेली सेंचुरी, तमिलनाडु में से है।
सो यहाँ पे दूसरा भी 3 है ऐड किए गए, दूसरा भी यानी 2 तमिलनाडु से हैं. इट इज़ लोकेटेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु. इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट मार्सेस, मड फ्लैट, शैलो वाटर. ये हेल्प करता है फ्लड कंट्रोल एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज में. जो हमारा थर्ड है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड जो है तवा रेजर्वॉयर मध्य प्रदेश से है. इट इज़ लोकेटेड विदिन सतपुरा टाइगर रिजर्व, marking the western boundary of Satpura National Park and Bodhi Wildlife Sanctuary. It is located at the confluence of Tawa and Denwa rivers. अब क्योंकि हम रामसर साइट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमें एक बार रामसर कन्वेंशन को भी देख लेना चाहिए. रामसर कन्वेंशन इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी जिसको 1971 रामसर ईरान के अंदर साइन किया गया था. लोकेशन ध्यान में रख लीजिएगा, रामसर ईरान 1971. एम क्या है इसका? इट एम्स टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड. रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है. Goal to ensure wise use of wetland through local, regional and national and international cooperation. इसका मैंडेट क्या है? मेंबर कंट्रीज कमिट टू डेजिग्नेट एटलीस्ट वन वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड टू सस्टेनेबली मैनेज ऑल वेटलैंड विद इन देयर टेरिटरी. तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जब कोई वेटलैंड को हम रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट घोषित करते हैं तो वो कितना फिनेंशियली टेक्निकली उसके एडवाइस मिलती होगी, सपोर्ट मिलता होगा ताकि उसको काफ़ी अच्छे से सस्टेनेबली मैनेज किया जा सके. ओके, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे जो हमारी है नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल. नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल को लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन न्यू दिल्ली. ये इनिशिएटिव है नेशनल मेडिकल कमीशन का. किसका? नेशनल मेडिकल कमीशन का. नेशनल मेडिकल कमीशन का है जो कि जिन्होंने ये नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल रेडी किया है. किस हेतु से? टू क्रिएट कंप्लीट एंड डायनामिक डिजिटल डेटाबेस ऑफ ऑल रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स इन इंडिया. तो एक तरीके का डिजिटल डेटाबेस रेडी करेगा हमारे कंट्री के अंदर जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनका. तो काफ़ी सारे पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं. आपको ध्यान में रखना है कि वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं. जो नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं और उसका एम क्या है, किस वजह से ये वो डेवलप किए गए हैं. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ बात करती है रीसेट प्रोग्राम के बारे में. यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च द रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली. तो ये किसके द्वारा रीसेट प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है वो ध्यान में रखिएगा. एंड इसका फुल फॉर्म रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है. रीसेट प्रोग्राम का एम है टू प्रोवाइड रिटायर्ड एथलीट्स विद द नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी फॉर करियर डेवलपमेंट. दिस इनिशिएटिव इज डिज़ाइन टू एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी. ये क्यों डिज़ाइन किया गया है? इस रीसेट प्रोग्राम का एम क्या है कि उनकी नॉलेज एंड स्किल्स को बढ़ावा देना, उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी लेकर के आना ताकि जो वो नॉलेज और वो स्किल प्रोवाइड करना जो उनके करियर डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी हैं. और उनको एम्प्लॉयबल क्यों बनाना है हमें? ताकि जब वो स्पोर्ट्स करियर कंप्लीट करने के बाद जब भी वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद वो जो नया करियर स्टार्ट करना चाहते हैं वो बहुत ही स्मूथली कर लें, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना उन सभी चीज़ों में. तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ द प्रोग्राम सीक्स टू कनेक्ट रिटायर एथलीट्स विद एस्पायरिंग यंग एथलीट्स. ठीक है, तो यहाँ पे रिटायर एथलीट्स और यंग एथलीट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी. द एक्सपीरियंस एंड स्किल ऑफ रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन विल हेल्प मेंटर एंड गाइड द नेक्स्ट जनरेशन contributing to growth of sports in India. Okay, coming to our next news, Samudra pollution control vessel. So it is basically a first indigenously developed pollution control vessel of इंडियन कोस्ट गार्ड. ये इंडियन कोस्ट गार्ड का इंडिजिनसली यानी हमारी कंट्री के अंदर ही इसको डेवलप किया गया, इसको बनाया गया है. राइट, ये बनाया गया, इसको बिल्ड किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए. और ये ऐसा फर्स्ट इंस्टेंस है वेयर दिस टाइप ऑफ वेसल आर बीइंग डिजाइन एंड बिल्ट इंडिजिनसली इन इंडिया. ऑब्जेक्टिव है the vessel is designed to control and manage pollution, specifically targeting oil spillage along the country's sea coast.
चलिए, तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे सेशन के लास्ट न्यूज़ के तरफ। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अभी सेलिब्रेट किया है 54th फाउंडेशन डे एट इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ये ध्यान में रखना है आपको। इट इज़ एन एपेक्स बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। किस मिनिस्ट्री के तहत आ जाता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। It was established on 28 August 1970 by replacing the Police Research and Advisory Council. तो यानी इसने पहले पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल जो काम करती थी उसको रिप्लेस करने के बाद 1970 में ये बॉडी रेडी की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका एम क्या है? टू फोकस ऑन प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन पुलिसिंग एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर ये वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से कोई मदद की होगी तो लाइक का बटन ज़रूर से दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।